की भूत कथा मसूरी के इतिहास में लगभग विलुप्त हो चुके एक विचित्र घटनाक्रम से उत्पन्न अत्यंत पठनीय उपन्यास है। एक शताब्दी पहले मसूरी में माल रोड पर एक केमिस्ट की दुकान में काम करने वाले जेम्स की हत्या हुई थी। जेम्स की हत्या के लिए उसके दोस्त सार्जेंट मेजर एल को दोषी पाया गया। 1910 में एल को फांसी हुई। इसके लेखक विभूति नारायण राय। अध्याय 1 नो रिग्रेट्स माई लव फादर कैमिलस और कसाई कल्लू मेहतर के बीच का संवाद। कितना मुश्किल था कल्लू का प्रश्न। फादर, आपको लगता है कि साहब कत्ल किए हैं? फादर कैमिलस के मन की छटपटाहट और कल्लू का सहज विश्वास। फादर पढ़े लिखे हैं और पादरी हैं। कल्लू के हाथ की पर्ची लेकर उलटते पुलटते हैं। एक अंग्रेजी हस्तलिपि में लिखा हुआ एक वाक्य, नो रिग्रेट्स माई लव। इसे पढ़कर कल्लू की नज़र बचाकर अपनी बाईं आंख पोंछते हैं। कल्लू की तरह कह नहीं पाते, साहब लड़ाई के मैदान में बहुतन के जान लिए हैं पर ई कत्ल ऊना ही किए। कल्लू ने कितनों को फांसी पर चढ़ाया है पर रो पहली बार रहा है। फादर कैमिलस रो नहीं सकते। पढ़े लिखे आदमी का दुख, पढ़ा लिखा आदमी इतनी आसानी से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता, या शायद पहुंच भी जाए तो इतनी आसानी से किसी अनपढ़ के सामने स्वीकार नहीं कर सकता। उसी जैसे गोरों का न्यायप्रिय शासन है। इस व्यवस्था में एक निर्दोष को फांसी पर कैसे चढ़ाया जा सकता है, वह भी एक निर्दोष गोरे को? फादर कैमिलस इस द्वंद्व को इस अनपढ़ जाहिल कसाई के सामने स्वीकार भी नहीं सकते। फादर कैमिलस इसलिए भी रो नहीं सकते कि वे एक पादरी हैं। इनके सामने कितने लोग क्या क्या कन्फेस करते हैं। पत्थर जैसा भावहीन चेहरा लिए वे अक्सर सामने देखते रहते हैं। कई बार तो कन्फेशन करने वाले की आंखों में भी झांकते हैं पर उस समय भी चेहरा पूरी तरह भावशून्य बना रहता है। मैं भूत से जानना चाहता हूं कि कल्लू जिस पर्ची को जेल से अपनी तहमद में छिपाकर लाया था और डाक बम्बे में डालने के पहले फादर कैमिलस को दिखाकर आश्वस्त होना चाहता था कि उसमें सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था कि बाद में वह किसी झमेले में फंस जाए, और उस पर लिखा वाक्य नो रिग्रेट्स माई लव किसे संबोधित था? मैं जानना चाहता था कि उस पर्ची के साथ एल ने पता लिखकर जो एक दूसरा पर्चा कल्लू को दिया था और जिस पते को फादर कैमिलस ने एक लिफाफे पर लिखकर कल्लू को डाकखाने में डालने के लिए दे दिया था, वह किसका था? क्यों उस पते को कल्लू की नज़रें बचाकर अपनी डायरी में नोट करने के बाद भी फादर कैमिलस ने इलाहाबाद वापसी के दौरान यमुना पुल पर से गुजरते हुए धीरे से डायरी खोलकर पता लिखा पृष्ठ ढूंढ निकाला और चलते इक्के के हिचकोलों के बीच उसे इतनी सावधानी से फाड़ा कि डायरी के दूसरे पन्ने अव्यवस्थित न हो, और फिर धीरे धीरे उसकी चिंदियां करते हुए विशालकाय लोहे के पुल से एक एक कर नीचे फेंकते चले गए। डायरी का वो पृष्ठ असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ हवा में इस तरह उड़ाया गया कि कुछ टुकड़े पुल के दैत्याकार खंभों के बीच की दरारों से तैरते हुए यमुना की तरफ उड़ गए, कुछ पुल पर ही गिरे तो कुछ इक्के के पहियों और पायदान पर चिपक से गए। ऐसा लगता था कि फादर कैमिलस उस संभावना को भी नष्ट कर देना चाह रहे थे जिसमें कोई सतर्क खोजी इन टुकड़ों को मेहनत करके बीन ले और एक एक टुकड़े को जोड़ता हुआ उस पते तक पहुंच जाए जिसके पास उस अभागे कैदी का यह आश्वासन पहुंचने वाला था कि जो कुछ हुआ उसका उसे कोई पछतावा नहीं है। नो रिग्रेट्स माई लव। सक्रे पुल पर फादर कैमिलस के इक्के के आगे आगे भैंसों का एक झुंड जा रहा है। नीचे धीर गंभीर यमुना डूबते सूरज की ललौंच में धीरे धीरे बह रही है और उसके गहरे हरे जल के बर्क्स दूर थोड़ी छिछली गंगा का हल्का सफेद जल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। डूबता सूरज कुछ ऐसे कोण से जल समाधि लेने जा रहा है कि उसकी कमजोर रोशनी गंगा यमुना की संधि स्थली पर श्वेत फेनल पानी की मेड़ पर पड़ रही थी। इन सब के बीच एक निर्लिप्त किला खड़ा है जैसे उसका काम सिर्फ यमुना को मोड़कर गंगा से मिलने के लिए प्रेरित करना है। फादर कैमिलस हवा में उड़ती चिंदियों को देख रहे हैं और उनके चेहरे पर वही निर्लिप्त तत्स्थता है जो कन्फेशन के दौरान उन्हें घेरे रहती है। जिस भूत ने ये दृश्य मुझे दिखाया उसी भूत ने कितनी आसानी से मेरी जिज्ञासा को एक वाक्य में खारिज कर दिया। मुझे पता नहीं, अगर पता लिखे कागज के 1000 टुकड़े हुए भी और बावजूद भूत के इस शायराना वक्तव्य के कि कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, उसके लिए क्या मुश्किल है कि कागजों के उन टुकड़ों को एक बार फिर से जोड़कर उसमें लिखा हुआ पता वो मुझे पढ़कर सुना दे। भूत तो कुछ भी कर सकते हैं। आखिर इसी भूत ने तो मुझे तमाम ऐसे दृश्य दिखाए थे, तमाम ऐसी घटनाओं का आंखों देखा हाल सुनाया था जहां वह खुद उपस्थित नहीं था। फिर इसी एक मामले में यह इतना जिद्दी क्यों हो रहा है? मैं जितना पूछता गया वो उतना ही खामोश होता गया। ये भी भूतों को लेकर मेरे अब तक के अनुभवों के खिलाफ था। मेरा अनुभव था कि भूत वाचाल होते हैं और उन्हें आप दुख या सदमे के किसी ऐसे भंवर में नहीं डाल सकते जहां से खामोशी की यात्रा शुरू होती हो। आप थोड़ा चकित होंगे कि भूत इस कथा का सूत्रधार कैसे हो गया। दरअसल बिना इस गुत्थी को सुलझाए कथा आगे बढ़ेगी भी नहीं। आपने कभी कोई भूत देखा है? कभी उसके साथ वक्त काटा है?
उसके साथ हंसे हैं, बोले बतियाए हैं या कुछ दूर साथ चले हैं? अगर आप भूत में यकीन करते हैं तब तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप भूत से डरे होंगे। अंधेरे एकांत में भूत के खिलखिलाने से आपके मन में गुदगुदी नहीं पैदा हुई होगी, भय से आपके माथे पर पसीना चुहचुहाने लगा होगा और आपकी घिघी बंध आई होगी। अगर आप भूत के अस्तित्व में विश्वास रखते होंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि आपने फुसफुसाकर भूत से अपने मन का रहस्य बतलाया हो या भूत ने मुस्कुराकर आपके कंधे पर हाथ रखा हो और आप और आपका मित्र भूत गप्याते हुए दूरदराज किन्हीं अनजान अपरिचित वादियों में उतर गए हों। भूत आपका दोस्त तभी हो सकता है जब आपका उसके अस्तित्व पर विश्वास न हो। आधा अधूरा यकीन आपके किसी काम नहीं आएगा। जरा भी संशय आपका काम बिगाड़ सकता है। इसलिए भूत के साथ दोस्ती करने की जरूरी शर्त है कि आपके मन में भूतों के अस्तित्व को लेकर 100% अनास्था हो। मेरी भूतों से चटपट दोस्ती हो जाती है। मजेदार बात यह है कि एक साथ कई भूतों से एक ही समय में दोस्ती चलती रहती है। भूतों में एक अच्छी बात मैंने ये पाई है कि वे ईर्ष्यालु नहीं होते। एक ही समय में आपके कई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। कोई बेस्ट फ्रेंड किसी दूसरे बेस्ट फ्रेंड से ईर्ष्या नहीं करता। इन भूतों से मैं घंटों बतिया सकता हूँ। भूत भी अपने मन की अतल गहराइयों से निकाल कर न जाने कैसी कैसी गाथाएं ले आते हैं और किसी पटु किस्सागो की तरह मुझे सुनाते हैं। कई बार ये कथाएं किस्तों में सुनाई जाती हैं और दो वृत्तांतों के बीच कई कई दिनों और कभी कभी तो महीनों का फर्क पड़ जाता है। जाहिर है कि निपुण से निपुण किस्सागो भी लंबे अंतराल के बाद जब कहानी के सूत्र फिर से पकड़ता है तो उसमें कुछ न कुछ जुड़ जाता है या कुछ छूट जाता है। अगर आप भूत को याद दिलाएं कि गुरु कुछ गड़बड़ हो रही है, पिछली बार तो तुमने नायिका का नाम फलानी बताया था, इस बार अलनी कैसे हो गया, या फलां घटना इस तरह नहीं उस तरह घटी थी, या ऐसी ही कोई और गलती, तो भूत इस पर मनुष्य कथाकार की तरह तर्क कुतर्क नहीं करेगा या आपको दुष्ट, अज्ञानी और विरोधी खेमे का एजेंट घोषित नहीं करेगा। वह तो सिर्फ फिर से हंस देगा और कथा के सूत्र को फिर से जोड़कर आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए कई बार कथा की शुरुआत में आप जिस अंत की कल्पना कर रहे होते हैं वह एकदम उल्टा हो जाता है। इस कथा का सूत्रधार थी मेरा पाला इस बार एक स्त्री भूत से पड़ा था। मैंने बड़ी कोशिशें की पर मुझे भूत का कोई सम्मानजनक स्त्रीलिंग नहीं मिला। हमारा समाज सिरे से स्त्री विरोधी है। स्त्रीवाचक शब्द और स्त्री शरीर गालियों के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। शायद यही कारण है कि भूत के स्त्रीलिंग भूतनी या चुड़ैल गाली गलौज के काम ही ज्यादा आते हैं। आपने कभी किसी पुरुष को गाली देते समय भूत नहीं कहा होगा, पर जब कभी किसी औरत को चुड़ैल कहकर पुकारा होगा, आपके मन में उसके लिए खराब भाव ही रहे होंगे। इसीलिए मैं अपनी इस बार की मित्र को भूतनी नहीं, भूत ही कहूंगा। जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे इसी भूत ने सुनाई थी और पूरी कथा के दौरान मैं सजग रहा कि मैं उसे भूतनी न कह बैठूं। क्या पता वह मुझसे नाराज हो जाए, या यह भी हो सकता है कि वह मुझसे नाराज न हो, क्योंकि एक बार मनुष्य योनि से छुटकारा पाने के बाद ज्यादा संभावना है कि भूत उन सारे ओछेपनों से मुक्त हो जाते हों जिनसे पृथ्वी पर वे ग्रस्त रहते हैं। बहरहाल मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। जो कहानी मुझे सुनाई जा रही थी वह इतनी दिलचस्प थी कि मैं कथावाचक को नाराज करके कहानी के बीच में व्यवधान नहीं पैदा करना चाहता था। इसलिए मैंने पूरी कथा भूत से सुनी, भूतनी से नहीं। इस भूत से मुलाकात अचानक हुई थी और मिलने की कथा भी कम दिलचस्प नहीं है। एक औसत भारतीय के मन में गोरी चमड़ी को लेकर हमेशा लालसा मिश्रित कौतूहल रहता है। आजादी के इतने सालों बाद भी इसमें बहुत फर्क नहीं आया है। गोरी चमड़ी अगर किसी मेम की हो तब तो हिंदुस्तानी मर्द के मन में फौरन ही खदबदाहट शुरू हो जाती है। मैं अब आपसे क्या छिपाऊं कि मेरे मन में भी मादा गोरी चमड़ी के लिए दुर्निवार आकर्षण है। कभी कोई गोरी मेम किसी हिल स्टेशन पर मुझसे टकरा जाए, यह मेरी एक बहुत पुरानी फैंटेसी का भाग था। जीवित संसार में तो ऐसा हुआ नहीं, पर एक बार फिर इस मामले में भूत ही मेरे काम आए। इस बार जो भूत मेरे संपर्क में आया, या यूं कहिए आई, वह एक गोरी मेम का था। गोरी भी ऐसी वैसी नहीं, विशुद्ध यूरोपीय नस्ल की, और उस पर सोने में सुहागा ये कि उस अंग्रेज कौम से ताल्लुक रखने वाली जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे ऊपर हुकूमत की थी। मुलाकात का लोकेशन भी बड़ा खूबसूरत था। मसूरी हिल स्टेशनों की रानी कही जाती है। मुलाकात वहीं हुई। मसूरी आज वाली नहीं, जिसका नाम सुनते ही टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां, पॉलीथीन के ढेर, कंधे से कंधा छीलती भीड़ और ग्राहकों को लूटना ही जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे दुकानदारों से पटी कंक्रीट के जंगल वाली नगरी का चित्र आंखों के सामने घूमने लगता है, और जिसे बसाने वाले गौरांग महाप्रभुओं की भाषा में ही अगर कहना हो तो कहा जाएगा कि इट इज़ बर्स्टिंग एट द सीम्स। मैं मसूरी गया था एक निहायत ही घटिया मकसद से।
घटिया सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी उन तमाम हजारों लाखों लोगों में शरीक हूं जो यह मानते हैं कि उन्होंने जिस पेशे को अपनाया है वे उससे कहीं बेहतर जरिया माश के पात्र थे। उन्हें जहां होना चाहिए था वे वहां नहीं हैं, वहां वे लोग बैठे हैं जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। मसलन मैं पत्रकारिता में आ गया, लेकिन हमेशा सोचता हूं कि मुझे किसी रोबदाब तड़क भड़क वाली जगह पर होना चाहिए था, जैसे पुलिस, सेना या इसी तरह की कोई और संस्था मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल होती। बहरहाल कुछ नहीं मिला तो पत्रकारिता में आ गया और शुरुआती सालों में लगातार हाथ पैर मारता रहा कि किसी मनपसंद जगह पर पहुंच जाऊं। पर मेरी जैसी स्थिति में आम तौर से जैसा होता है, 4-5 वर्षों की जद्दोजहद के बाद नियति मानकर मैंने अपने दफ्तर में कलम घसीटना शुरू कर दिया था। मेरा संपादक कब्ज, अपच और बवासीर का पुराना मरीज था। वह अजीब उकताई नज़रों से मुझे देखता था। उसकी दृष्टि में मैं निहायत ही नाकारा, बोर, काहिल और न जाने क्या क्या था। मुझे भी कोई असुविधा नहीं थी। वह मुझे चुपचाप काम करने देता और रात को दारू पीने के समय दफ्तर छोड़ देने देता तो मैं भी खुश और वह भी खुश। टकराव के मौके तभी आते जब वह मेरी इस छोटी सी कामना के रास्ते में रोड़े अटकाता। तब कुछ दिनों तक दफ्तर में तनाव रहता। उसकी बवासीर उसे कुछ ज्यादा परेशान करने लगती। मुझसे भी वर्तनी की गलतियां अधिक होती और मेरी कुर्सी के नीचे की धरती कागज की चिंदियों से पट जाती। गनीमत ये थी कि मेरे अखबार के मालिकान पुराने स्कूल के लोग थे। उनके अखबारों से सिर्फ अर्थियां ही बाहर निकलती थी, इसलिए मेरी नौकरी को खतरा नहीं था और तनाव के इन अस्थायी क्षणों के अलावा जीवन काफी हद तक एक कहरी दिनचर्या और बेस्वाद अनुभवों के साथ, आप कह सकते हैं कि मजे से बीत रहा था। मेरे इस उथल पुथल रहित जीवन में भूचाल इस दुष्ट संपादक की वजह से आया। अनुभवी लोग जानते हैं कि जब वह अपनी खलौट खोपड़ी पर पेंसिल से टिक टिक करने लगता और यह टिक टिक एक निरंतर मध्यम संगीत लहरी की भांति उसके शीशों वाले केबिन से टकराने लगती, तब बाहर हो में बैठे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि कोई दुष्टतापूर्ण विचार उसके भूस भरे दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा है। भाई लोग पेंसिल के शुरुआती आघातों से ही सतर्क हो जाते। इन दिनों वह आश्चर्यजनक रूप से भला मानुष हो जाता। अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर शीशों वाले केबिन से वह बाहर हॉल में बैठे हम लोगों की निगरानी करता था। मुझसे पुराने लोगों का कहना था कि उसके पहले वाले संपादक का केबिन शीशे का नहीं था। इस दुष्ट ने आते ही मालिकों से कहकर जिस हॉल में हम लोग बैठते थे उसी में अपने लिए शीशे का केबिन बनवाया था। अंदर से बैठकर वो हम लोगों के हिगने मूतने पर निगाह रखता था। हम बतियाते रहते और अचानक पाते कि कोई ठंडी निगाह हमें घूर रही है। हमारे ठहाके हवा में लटके रह जाते और उन्हें उसकी घूरती दृष्टि बीच में ही लोक लेती। जिन दिनों उसकी सफ़ा बाल चांद पर पेंसिल ठक ठक करती, उन दिनों उसकी निगाह अदृश्य हो जाती। हम जोर जोर से बातें करते और उम्मीद करते कि एक डांटती हुई नज़र हमें बजेगी, पर हम पाते कि केबिन के पीछे से संपादक की निगाहें हमारे ऊपर से सर्कस की सर्चलाइट की तरह घूमती हुई गुजर जाती। हम उसकी आंच से झुलसते नहीं बल्कि उसकी निरपेक्ष उदासी से चकित रह जाते। छुट्टी मांगने पर वह काट खाने को नहीं दौड़ता। उन दिनों ये भी होता कि केबिन में खबर की बाबत बात करने गए किसी रिपोर्टर को पानी या चाय के लिए पूछ लेता। पुराने घाघ ऐसी स्थिति में उससे दूर ही रहते। मुझे बहुत अनुभव नहीं था, इसलिए फंस गया। हुआ कुछ ऐसे कि मैं एक राष्ट्रीय दलाल के बारे में, जो आजकल हमारे सूबे की सरकार का सूत्रधार था, संपादक से पूछने गया था कि उसका हाजमा खराब होने की खबर मुखपृष्ठ पर छपेगी या तीसरे पेज पर। पहले तो मुखपृष्ठ पर छपती थी, लेकिन इस बीच केंद्र में उस दलाल को नापसंद करने वाली पार्टी की सरकार आ गई थी और मैंने उड़ती पुड़ती अफवाहें सुनी थी कि हमारे मालिकान अब इस दलाल से दूरी दिखाना चाहते हैं। मामला गंभीर और नीतिगत था, इसलिए संपादक की राय जरूरी थी। मैं जब कमरे में घुसा वो पेंसिल से अपनी खोपड़ी खटखटा रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर वही पुरानी उबाऊ उदासी थी, पर मुझे देखकर वह मुस्कुराया। मैं थोड़ा असहज जरूर हुआ, पर बिना किसी औपचारिकता के मैंने अपनी समस्या उसके सामने रखनी शुरू कर दी। वो आंख मूंदे मुझे सुनता रहा। उसकी पेंसिल खोपड़ी पर टिक टिक करती रही। अचानक उसने अपनी आंखें खोली, हाथ के इशारे से मुझे बोलने से रोका और मुझे उसका ये बेहुदा प्रस्ताव सुनने को मिला जिसके कारण मैं मसूरी पहुंच सका। तुम इस सड़ी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? किसी हिल स्टेशन पर क्यों नहीं चले जाते? मैंने अचकचा कर उसे देखा। जाहिर था कि पैसे या छुट्टी जैसी बातें इस समय बहुत छोटी लगती। मेरा कुछ बोलना ही मुझे निरर्थक लगा, इसलिए मैं चुप रहा। मेरा मतलब है तुम मसूरी हो आओ, मालिकों के खर्चे पर। वो हंसा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक किया हो। मेरी चुप्पी से उसकी हंसी लंबी नहीं खिंची। मेरे पास एक दिलचस्प काम है तुम्हारे लिए। 1 घंटे बाद आओ, बताऊंगा। तब तक इस कूड़े करकट को निपटा लूं। उसने अपने सामने पड़े कागजों की तरफ इशारा किया।
मैंने राष्ट्रीय दलाल वाला मसला फिर उसके सामने रखने का प्रयास किया, पर उसने सामने पड़े कागजों में अपनी आंखें गड़ा ली थी और हाथ से मुझे जाने का इशारा करते हुए बुदबुदाते हुए जो कुछ कहा उसका मतलब कुछ भी हो सकता था। मैं खुद फैसला करने में सक्षम था। फोटो ऊपरी पृष्ठ पर छपनी चाहिए या कि फोटो अंदर कहीं जा सकती है। यह उसकी पुरानी आदत थी। ऐसा कोई फैसला वह नहीं करता था जिसमें बाद में कोई पचड़ा हो। वह हमेशा इतनी गुंजाइश रखता था कि ऐसा काम जो बाद में मालिकों को पसंद न आए उसके लिए नीचे वाले को दोषी ठहराया जा सके। मैं बाहर निकल आया। अब दलाल के फोटो की समस्या उतनी बड़ी नहीं रह गई थी। मेरी समझ में आ गया था कि ज़्यादा बड़ी मुसीबत मेरे सामने आने वाली थी। हमारे संपादक के दिमाग में अक्सर मूर्खतापूर्ण तरंगें उठा करती थी। इन तरंगों की वजह से वो अधीनस्थों को भांति भांति के प्रोजेक्ट सौंपा करता था। दरअसल हमें बहुत बाद में पता चला कि इन योजनाओं के पीछे मालिकों के परिवार की विलायत पलट लड़की थी, जो उनके कागज, जूट, स्टील और दूसरे कारखानों के साथ साथ अखबारों में भी प्रयोग करती रहती थी। उसने विदेशी अखबारों को सालों साल पढ़ा था और देशी, खास तौर से हिंदी, अखबारों के बारे में निहायत घटिया राय रखती थी। जब वह विलायत से पढ़कर लौटी और उसे अपने घराने के साम्राज्य में दखल देने का मौका मिला तो सबसे पहले उसने हिंदी के अखबारों को बंद करने का ही फैसला किया। उसका इरादा तब बदला जब परिवार के बुजुर्गों ने ये समझाया कि इस देश में जूट और कागज के कारखाने भी फायदे में तभी चलते हैं जब पास में घाटे में चलने वाला एक अखबार भी हो। उसे बताया गया कि विलायत में कल कारखाने किसी भी वजह से चलते हों, पर हमारे यहाँ तो तभी चलते हैं जब अफसर और नेता उन पर मेहरबान हों। अफसरों और नेताओं को ठीक रखने के लिए अखबार सबसे बढ़िया तरीका है। नेताओं की नई पीढ़ी भले ही अंग्रेजी अखबार पढ़ती हो, पर उनके वोटर अभी भी देशी भाषाओं के जरिए ही खबरें हासिल करते हैं। उसकी समझ में ये बात बैठ गई और उसने हमारे अखबार को बंद करने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन इसे सुधारने का बीड़ा जरूर उठा लिया। हमारे अखबार में तरह तरह के प्रयोग किए गए। उसका शीर्षक अंग्रेजी में रखा गया, कॉलम विदेशी अखबारों से उठाए गए, पूरी की पूरी सामग्री अनुदित की जाने लगी, वगैरह वगैरह। मेरे जैसे लोगों की सेहत पर इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ा। जब तक नौकरी सुरक्षित रहे और देर शाम तक दफ्तर में न बैठना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। पर दिक्कतें दूसरे रूप में आई। हम पूरी तरह से आश्वस्त थे कि यह आइडिया उस विलायत पलट लड़की की वजह से हमारे संपादक के मस्तिष्क में आया होगा। संपादक के मन में तो ऐसे विचार आ ही नहीं सकते थे, ऐसा हम सभी का मानना था। दूसरे अखबारों से हम अलग दिखें, इसे लेकर संपादक ने हम सभी की बैठक बुलाई। सभी की राय मांगी गई। सब जानते थे कि यह सिर्फ औपचारिकता है। मालिकों ने, खास तौर से मालिकों के परिवार की इस विलायत पलट लड़की ने कुछ न कुछ तय कर रखा होगा और संघ की संपादक बड़े दम्भ और मूर्खता से मुस्कुराएगा और जादू के पिटारे की तरह अपनी मेज की दराज खोलेगा, उसमें से एक कागज निकालेगा और हम सबको तुच्छ और बुद्धि तथा कल्पना से हीन साबित करता हुआ कुछ मूर्खतापूर्ण सुझाव रखेगा। हम में से कुछ वाह वाह करने लगेंगे, कुछ नजरें दाएं बाएं करते हुए उपहास से अपने होंठ चौड़े करेंगे और कुछ मेरे जैसे दो एक ऊब कर जमुआई लेंगे और सभा के बर्खास्त होने का इंतजार करेंगे। हर बार यही होता था। आज भी कमोबेश यही हुआ। हम में से कुछ नए थे, वे जोश में बोले। उन्होंने तरह तरह के सुझाव दिए। संपादक बत्तख की तरह अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर आधी मूंदी आंखों से उन्हें ध्यान से सुन रहा था। पुराने लोग जानते थे कि यह उत्सुकता सिर्फ दिखावटी थी। अगर किसी वक्ता को बीच में रोककर उसके सुझाव के बारे में संपादक की राय पूछी जाती तो निश्चित था कि वह अचकचा जाता। उसके बारे में मशहूर था कि वह सिर्फ मालिकों की बात ध्यान से सुनता था। उनका टेलीफोन आने पर फौरन जेब से छोटी डायरी निकालकर पेन खोल लेता था। इसलिए पुरानों में से ज्यादातर कुछ बोले नहीं और जब उनमें से एक दो का नाम लेकर संपादक ने बोलने को कहा तो उन्होंने कुछ औपचारिक से वाक्य बोलकर अपनी छुट्टी पा ली। फिर वह क्षण आया जिसका ऊब और खींच के साथ हम इंतजार कर रहे थे। हम कुछ हत्याओं की रिपोर्टिंग करेंगे, उसने घोषणा की। हे भगवान, हम में से ज्यादातर के चेहरे उतर गए। हम और क्या करते हैं? हम शताब्दी की हत्याओं की रिपोर्टिंग करेंगे, उसने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। हम सुनने के अलावा कर भी क्या सकते थे? वह हमारा बॉस था। बॉस की दिमागी तरंगें हमेशा अद्भुत होती हैं। पिछली शताब्दी में बहुत सी हत्याएं हुई हैं जो अनसुलझी रह गईं। मेरा मतलब उन हत्याओं से है जिनमें अदालतों ने तो सजा दे दी पर लोगों के मन में हमेशा ये शक बना रहा कि जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया क्या वे सचमुच हत्यारे थे। हम ऐसी हत्याओं की पड़ताल करेंगे। हम सुनते रहे और वह बोलता रहा, वह बोलता रहा और हम सुनते रहे। बाहर निकलकर हम में से कोई बहुत उत्साही नहीं दिखा, कम से कम मैं तो नहीं ही था।
जो कुछ मैं समझ पाया उसके मुताबिक हमें पुराने केसों की फाइलें खंगालनी थीं। अगर उन मामलों में कोई जीवित बचा हुआ था तो उससे बात करनी थी और किसी न किसी तरह एक ऐसा सनसनीखेज मामला बनाना था जिससे पाठकों की सहानुभूति हत्यारे के साथ हो जाए। ऐसी सीधी सादी कहानी जिसमें वास्तविक हत्यारा फांसी चढ़ गया हो हमारे लिए बेकार थी। हमें तो ऐसी कहानी ढूंढनी थी जिसमें कोई निर्दोष फांसी चढ़ गया हो, या कम से कम कहानी सुनाते समय साबित करना था कि जो फांसी चढ़ा वह निर्दोष था। तभी पाठकों की दिलचस्पी हमारी कहानी में पैदा होगी। बाहर निकलते समय मैंने यह नहीं सोचा था कि इस योजना का पहला शिकार मैं बनूंगा। राष्ट्रीय दलाल की तस्वीर वाला मसला तो पीछे रह गया और यह एक नई मुसीबत मेरे सामने आ गई थी। 1 घंटे बाद जब मुझे संपादक ने अपने केबिन में बुलाया, मैं किसी बड़ी मुसीबत के लिए तैयार था। मेरे बैठते ही वो शुरू हो गया। 1909 में मसूरी में एक हत्या हुई थी। उसने मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाईं। जरूर उसे निराशा हुई होगी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। हर साल मसूरी में हत्याएं होती हैं, इसमें नया क्या है? यह मसूरी की पहली हत्या थी। मैं खामोश बैठा रहा। 1909 में मसूरी में पहली बार बिजली आई थी। उसने चौंकाने वाले भाव से मुझे देखा। मुझे उस पर दया आई। हर शहर में बिजली कभी न कभी पहली बार आई होगी, इससे क्या बनता बिगड़ता है? इसके बाद वो फिल्मी वकीलों की तरह बोलने लगा। उसने कातिल, मकतूल, मौका ए वारदात, अंतरात्मा, कत्ल जैसे न जाने कितने शब्द मेरे सामने दोहराए और हर बार उनके इस्तेमाल के बाद मेरे चेहरे पर पड़ने वाले भावों का अध्ययन करने के लिए रुका। मेरा ख्याल है कि हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी होगी। मेरा चेहरा खाली था। उसका सुनाया हुआ किस्सा कुछ यूं था कि सन 1909 में, जब मसूरी अभी बसनी शुरू ही हुई थी और जब तक उस इलाके में लैंडोर नाम का एक छोटा सा कैंटोनमेंट ही आबाद हुआ था, और उसी सन में जब मसूरी में पहली बार बिजली आई थी, एक अंग्रेज केमिस्ट की हत्या हुई थी। हत्या उसी दवा की दुकान के अंदर की गई थी जिसमें वह केमिस्ट काम करता था और जिसके पिछले हिस्से में वह रहता था। केमिस्ट की हत्या के सिलसिले में एक अंग्रेज सिपाही पकड़ा गया था और देहरादून सेशन अदालत में मुकदमे की सुनवाई के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी और बाद में नैनी सेंट्रल जेल में उसे फांसी पर लटका दिया गया था। मामला बड़ा सीधा सादा था। जो कथा सुनाई जा रही थी उसमें मुझे सिर्फ यही दिलचस्प लगा कि यह मसूरी की पहली हत्या थी, इसलिए मसूरी और लैंडोर के छोटे से एंग्लो इंडियन समुदाय में अगले कई वर्षों तक इस हत्या की चर्चा होती रही। उन दिनों यूरोपियन, खास तौर से अंग्रेज जो भारत में काम या व्यापार के सिलसिले में रह रहे थे, एंग्लो इंडियन कहलाते थे। ये तो कुछ दशकों बाद हुआ कि आधे गोरे आधे हिंदुस्तानी एंग्लो इंडियन कहलाने लगे और गोरे अंग्रेज या यूरोपियन हो गए। उन दिनों मसूरी से एक अखबार मसूरी टाइम्स निकलता था और हत्या के बाद बहुत दिनों तक ये घटना उस अखबार की सुर्खियों में छाई रही। संपादक के नाम सैकड़ों पत्र छपे, कई संपादकीय लिखे गए और सालों साल लोग मनुष्य स्वभाव की उस कमजोरी को तलाशते रहे जिसके वश में होकर कोई अपने इतने नजदीकी दोस्त की ऐसी नृशंस हत्या कर सकता था। केमिस्ट जेम्स रेगिनल्ड क्लैप और उसका हत्यारा सार्जेंट एलर घनिष्ठ मित्र थे। एलर ही नहीं, उस जैसे दर्जनों गोरे सिपाही जेम्स के करीबी थे। खुशमिजाज जेम्स अभी कुंवारा था। पीछे ब्रिटेन में वह अपनी मां को छोड़कर अकेला पैसा कमाने हिंदुस्तान आया था। किस्म किस्म के धंधे करती हुई पेशावर से कलकत्ता तक घूमी हुई उसकी जवान काठी आराम करने के लिहाज से मसूरी में टिकी तो फिर यहीं की होकर रह गई। कुछ दिन मटरगश्ती करने के बाद उसने इस केमिस्ट शॉप पर नौकरी कर ली। दुकान जिस कैप्टन सैमुअल की थी उसकी उसी साल सहारनपुर में हैजे से मृत्यु हो गई थी। गर्मियों में दूसरी अंग्रेज मेमों के साथ मसूरी आई हुई उसकी पत्नी को उसकी मृत्यु की सूचना तब मिली जब सैमुअल के रेजिमेंट की एक टुकड़ी उसके सामान के साथ सहारनपुर से देहरादून की यात्रा नई नई आरंभ हुई रेल से और उसके बाद बैलगाड़ी और खच्चरों पर करने के बाद मसूरी में दाखिल हुई। ऐसे ही थे वे दिन। सहारनपुर से देहरादून की यात्रा रेल से तय की जाती थी और वहां से मसूरी तक का सफर बैलगाड़ी और फिर पैदल या खच्चरों पर होता था। वर्दी, पेटी और दूसरे सामानों के साथ पलटन के कमांडिंग अफसर का शोक संदेश था और यह सूचना थी कि पलटन ने अपने बहादुर अफसर को पूरे धार्मिक कर्मकांड तथा सैनिक सम्मान के साथ दफन कर दिया है और मिसेज सैमुअल जब कभी अपने पति की कब्र पर आएगी उसे अपने स्वर्गीय पति की गरिमा के अनुकूल पाएंगी। मिसेज सैमुअल उसी टुकड़ी के साथ दूसरे दिन सहारनपुर रवाना हो गई। जाते समय उन्होंने मसूरी के उस छोटे से समूह के सामने, जो उन्हें सांत्वना और विदा देने के लिए इकट्ठा हुआ था, जरूर यह घोषणा की कि पति के बिना जीवन निरर्थक हो गया है, लिहाजा वे मसूरी वापस नहीं लौटेंगी और शेष जीवन किसी कॉन्वेंट में प्रभु यीशु की पूजा और दीन दुखियों की सेवा करते हुए बिता देंगी। पर पुरानी कहावत है कि सब कुछ वही नहीं होता जो मनुष्य चाहता है।
पता नहीं ये सहारनपुर की सड़ी गर्मी थी या कैप्टन सैमुअल की पलटन के कमांडिंग अफसर मेजर स्टीव और उनकी पत्नी की निरंतर सलाह। 2 महीने बाद मिसेज सैमुअल वापस मसूरी लौट आई। जब तक वे वापस विलायत नहीं जाती उन्हें जीवन यापन के लिए कुछ करना था। उन दिनों न तो फौज में अच्छी पेंशन थी और न ही आज की तरह ड्यूटी पर मरने वालों के परिजनों को पूरा वेतन मिलता था, पर इसके बावजूद सरकार, रेजिमेंट और मसूरी के गोरे समुदाय ने श्रीमती सैमुअल की इतनी मदद जरूर की कि मसूरी के धीरे धीरे विकसित हो रहे बाजार में उन्होंने दवा की यह दुकान खोल ली, और हर साल इस इरादे के साथ सर्दियां बिताने के बाद कि अगले साल जरूर सब कुछ बेच बाच कर वो विलायत वापस चली जाएंगी, वे कहीं नहीं गईं और एक निःसंतान विधवा की तरह उन्होंने शेष जीवन मसूरी में ही काटा, जहां दवा की यह दुकान उनके भरण पोषण का भरपूर सहारा बनी रही। दवा की इस दुकान पर पहले तो मिसेज सैमुअल खुद ही बैठती थी, पर बाद में जब कारोबार बढ़ा और मसूरी की सोशल सर्किल में उनकी व्यस्तता बढ़ी तो उन्हें एक सहायक की जरूरत पड़ी, और तभी यह जेम्स नौकरी की तलाश में मसूरी आ पहुंचा। आजकल की तरह बेरोजगारी नहीं थी। जेम्स दुनिया घूमा था। मसूरी के प्रभु वर्ग में सब एक दूसरे को जानते थे, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि एक रविवार को प्रार्थना समाप्त होने के बाद जैसे ही उसने पादरी के सामने अपनी नौकरी की इच्छा रखी, उसे मिसेज सैमुअल से मिलने की सलाह दी गई। सलाह ही नहीं दी गई बल्कि उसे वहीं मिला भी दिया गया। पादरी के सहायकों में से एक दौड़ा हुआ गया और प्रार्थना समाप्त कर चर्च के बाहर निकली ही थी मिसेज सैमुअल की उन्हें पादरी का संदेश देकर बुला लाया। मिसेज सैमुअल और जेम्स चर्च से दुकान तक टहलते हुए आए और रास्ते में ही सारी शर्तें तय हो गईं। उसी शाम जेम्स ने कारोबार संभाल लिया। छोटी सी दुकान थी, एलोपैथिक दवाएं बिकती थीं, इसलिए शहर के गोरे और पास के लैंडोर कैंटोनमेंट के फौजी ही ग्राहक थे। ज्यादातर ग्राहकों को नाम से पुकारा जाता था। जेम्स ने भी हफ्ते 10 दिन में ज्यादातर के नाम याद कर लिए थे। इस दुकान पर जेम्स ने अपने जीवन के 9 वर्ष बिताए और यहीं से उसकी अंतिम यात्रा कब्रिस्तान के लिए रवाना हुई। जैसा कि एक छोटे कस्बे में, जहां सिर्फ गर्मियों से बचने के लिए गोरी में रहती थी, थोड़ी बहुत शिक्षण संस्थाएं थीं और पास के लैंडोर कस्बे में स्वास्थ्य लाभ कर रहे फौजी रह रहे थे, हो सकता था यहाँ भी हुआ। संध्याकालीन चाय पार्टियों और खच्चरों की पीठ पर चढ़कर पहुंचे जाने वाले पिकनिक स्थलों में चटखारों के साथ जेम्स और मिसेज सैमुअल के बीच पल बढ़ रहे प्रेम प्रसंगों की चर्चा हुई। इस पूरे घटनाक्रम के लगभग 100 वर्षों बाद जब मैं मसूरी पहुंचा, ये प्रसंग अफवाहों के रूप में अभी भी कहीं न कहीं जीवित था। सुंदर सिंह थपा नाम के एक कुली ने, जिसकी उम्र उसके चेहरे की झुर्रियों में कहीं गुम हो गई थी और जो अभी भी 50-60 किलो का वजन अपनी पीठ पर रस्सी से बांधे फुर्ती से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर चढ़ सकता था, एक बार मेरा सामान एक चट्टान पर रखकर सुस्ताते हुए मुझे बताया था कि एक ऐसी अपराह्नी चाय पार्टी में, जिसमें 18 साल की उसकी नानी गोरी मेमो को चाय परोस रही थी, मिसेज सैमुअल ने अपने छलकते हुए आंसुओं को दबाकर मिसेज जेफरसन से जो कहा उसका मतलब था कि अच्छा ही हुआ जो उन्होंने जेम्स का प्रस्ताव अभी तक स्वीकार नहीं किया था, अन्यथा ईश्वर उन्हें एक बार फिर विधवा बना देता। ये जेम्स की हत्या के बाद वाले सप्ताह का कोई दिन था। दुकान के पिछले हिस्से में जेम्स रहता था। रोज ठीक 10 बजे वह दुकान खोलता था, दोपहर 12 से 2 तक लंच और आराम के लिए दुकान बंद करता और फिर 2 बजे से अंधेरा होने तक दुकान खोले रहता। बंदी का समय मौसम के अनुसार घटता बढ़ता रहता। हालांकि मसूरी में उसकी मृत्यु के साल बिजली आ गई थी, लेकिन बिजली का मतलब स्ट्रीट लाइट से था। एक खंभा तो मिसेज सैमुअल की दुकान के ठीक सामने भी था, पर अभी घरों या दुकानों में बिजली नहीं पहुंची थी और जेम्स को अंधेरा होने के बाद लालटेन की रोशनी में काम करना पड़ता था। जब तक कोई ग्राहक दुकान की सांकल पीटकर रात में ही दवा खरीदने की जिद नहीं करता, वो अंधेरा होने के बाद दुकान नहीं खोलता था। शाम होते होते जेम्स की व्यस्तता और बढ़ जाती थी। लैंडोर के फौजियों के बीच वह बहुत लोकप्रिय था। शाम ढलते ही उसके यहाँ फौजियों का जमावड़ा लग जाता। फौजी अपने साथ शराब और अलग अलग तरह का गोश्त लाते थे। इनमें एला भी था जो दक्ष शिकारी था और जिसके मारे गए खरगोश, तीतर या हिरन अक्सर जेम्स के यहाँ पकते। फौजी ताश खेलते, गोश्त खाते और नाइट रोल कॉल के पहले अपनी अपनी बैरकों की तरफ भागते। जेम्स में उनके लिए एक दूसरा आकर्षण भी था, वह फौजियों को कर्ज देता था। ज्यादातर फौजी जुआ खेलते थे। शराब और जुआ उनकी एकरस जिंदगी के सबसे बड़े सहारे थे। ये सभी बीमार लोग थे जो स्वास्थ्य लाभ के लिए लैंडोर छावनी में लाए गए थे। सुबह एक बार वे पीटी के लिए फालिन होते थे, फिर दिन भर अमूमन उन्हें कोई नहीं पूछता था। अफसरों का दिन अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर में बीतता था, इसलिए रात की रोल कॉल के पहले अमूमन उन्हें कोई नहीं पूछता था। इन्हीं फौजियों को जेम्स कर्ज देता था, 3 रुपया सैकड़ा महीना। ब्याज की यह पद्धति जेम्स ने भारत में आकर यहाँ के साहूकारों से सीखी थी।
जुए और शराब में रुपया गंवाकर फौजी उससे कर्ज लेते और अपने घरों को पैसा भेजते। तनख्वाह मिलते ही जेम्स का कर्ज चुकाते और दूसरा हफ्ता खत्म होते होते फिर कर्ज ले लेते। वह फौजियों की लाई शराब पीता और वसूले गए ब्याज के पैसे मिसेज सैमुअल के पास जमा करके एक सपना बुनता। वह देखता कि बुढ़ापे में वापस बर्मिंघम चला गया है और एक लंबे फार्म हाउस का मालिक बनकर ठाठ से घोड़े पर सवार अपने गायों और भेड़ों के झुंड को तृप्त आंखों से निहार रहा है। जाहिर है कि उसका ये सपना उसके भय और दर्द की पछाड़े मारती लहरें समेटे अधमुंदी आंखों के साथ मसूरी के गोरा कब्रिस्तान में दफन हो गया। तो कब जा रहे हो मसूरी? संपादक ने कथा का प्रवाह बीच में रोककर टोका तो मैं अचकचा गया। भूत से पूछकर बताऊंगा, अनजाने में मेरे मुंह से निकला। भूत से? संपादक के चेहरे पर बेचैनी थी। मेरा एक दोस्त है, उसे मैं भूत कहता हूं। मैंने बात टाली। संपादक के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। भाई, तुम भी खूब हो। हिल स्टेशन पर जाने का फैसला बीवी की जगह दोस्त से पूछकर करते हो। वह अपनी कुटिल मुद्रा में वापस लौट रहा था। मैं जानता था कि वह कुछ न कुछ ऐसा कहेगा जो मुझे आहत करे। मैंने उसे इसका मौका नहीं दिया। पूरी कहानी सुने बिना मैं उठ खड़ा हुआ। मैं 1-2 दिन में बताऊंगा। बताना क्या है? जाना तो तुम्हें ही है। मैं अंदर से जल भुन गया लेकिन बिना कुछ जवाब दिए बाहर निकल आया। उससे कुछ कहने का मतलब था उसे नमक मिर्च लगाकर मालिकों से अपनी शिकायत करने का मौका देना। उन दिनों मेरी एक फ्रांसीसी भूत से खूब छन रही थी। मेरा ये दोस्त निकोलस फ्रांसीसी क्रांति में राजा के खिलाफ लड़ा था। उसका दावा था कि मेरी अल्लायनेत की गर्दन जिस गिलेटिन पर कटी थी उसे चलाने वाला वही था। इस भूत से मेरी मुलाकात बड़ी दिलचस्प परिस्थितियों में हुई थी। मैं इस बीच फ्रांसीसी इतिहास पढ़ रहा था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते पढ़ते अचानक एक रात ये भूत किताब में छपी अपनी तस्वीर से बाहर निकल आया। मुझे इतिहास के पन्नों में छिपी गाथाएं हमेशा आकर्षित करती रही हैं और इसीलिए ऐसे भूतों से मेरी दोस्ती भी जल्दी और गाढ़ी हो जाती है जो मुझे इतिहास कथाएं सुनाते हैं। इतिहास में भी असफल क्रांतियों में मेरी विशेष दिलचस्पी रही है। मेरा मानना है कि सफल क्रांतियां अंततः अपने नायकों के खुदगर्ज, अहकामवी और भ्रष्ट हो जाने की गाथा बनकर रह जाती हैं, जबकि असफल क्रांतियां शायद अपनी असफलता में उस आदर्शवाद की कसक छिपाए होती हैं जिनके चलते हजारों लाखों लोग फांसी के फंदों पर झूल जाते हैं। यही बात मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती है। फ्रांस की यह क्रांति तो बाद की सभी क्रांतियों की मां कही जाती है, इसलिए इसके किस्से मुझे और भी आनंद देते हैं। एक दिन लेटे लेटे मैं इस क्रांति के नायकों प्रतिनायकों की तस्वीरें देख रहा था। बड़े बड़े गलमुच्छों, फ्राक कोटों और ब्रीचेस पहने लांग बूट डाटे अहंकार से मदमस्त सिपाही और उनके नायक, काले रंग के स्वर्णाभूषण जड़ित जैकेट और प्लम हैट धारण किए हुए सामंत और प्लेन ब्लैक में मध्य वर्ग, जिनके सर पर बिना किसी अधिकार चिन्ह वाला हेड दिख रहा था। इन सबसे अलग लियों और पेरिस की सड़कों पर रोटी रोटी की पुकार लगाते गैंती, फावड़ों और छुरों के साथ तेज रफ्तार से हवा में मुठियां लहराते चलते किसानों के ठट्ठ के ठट्ठ, सब कुछ इतना सम्मोहक था कि मैं पिछले कई दिनों से इन सब में उलझा हुआ था। मुझे इन सब में से एक ऐसे भूत की तलाश थी जो तस्वीरों से बाहर निकल कर आए और मुझे अपने समय की गाथा सुना सके। भूतों को बुलाने का मेरा अपना तरीका है। आपने प्लांचे से भूतों को बुलाने का आह्वान करते लोगों को देखा होगा, ओजों सोखाओं को भूत नचाते भी देखा सुना होगा, पर मेरा तरीका इन सब से भिन्न है। दरअसल मेरी भूतों से इतनी जल्दी दोस्ती हो जाती है कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मुझे बस किसी चीज़ को पूरे मन से ध्यान लगाकर याद करने की ज़रूरत पड़ती है और उसका भूत मेरे सामने हाजिर हो जाता है। अब आप अगर इस तरह के सवाल पूछें कि क्या भूत इतने सहज उपलब्ध हैं या हर मनुष्य मरने के बाद भूत बन जाता है क्या, या दूसरे क्यों नहीं इतनी आसानी से भूतों का सान्निध्य हासिल कर पाते हैं, तो जाहिर है कि मैं आपको कोई बहुत आश्वस्तिकारक उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मेरा मानना यही है कि आप भी यदि निश्चल मन से भूत की संगत मांगें और आप भी मेरी तरह उसके अस्तित्व में यकीन न रखते हो तो आपको भी भूत की दोस्ती सहज उपलब्ध हो सकती है। मेरा ये दोस्त निकोलस फ्रांस के उन हजारों दीनहीन किसानों में से एक था जिनकी ठठरियों की नींव पर फ्रांसीसी क्रांति खड़ी हुई थी। जमीन के छोटे से टुकड़े का मालिक निकोलस का बचपन अपने बाप को भूमि कर, धर्म कर और नमक कर अदा करते हुए देखते बीता था। इन करों के अलावा जमींदार की लड़की की शादी, बपतिस्मा या किसी बड़ी दावत के लिए भी उससे वसूली की जाती थी। बेगाड़ अलग से, जमींदार के कारिंदे भी अपने हिस्से की लूटपाट करते थे। कहावत थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। ऐसे मुश्किल वक्त में वही हुआ जो होना चाहिए था। किसानों के सब्र का बांध जब टूटा तो वे गोदामों और कारखानों पर टूट पड़े। उन्होंने अनाज के बोरे लूट लिए, मशीनें तोड़ दी और जहां बंद पड़ा सामंतों के सर काट दिए।
लियो में ऐसी ही एक भीड़ 1786 की हाड़ कपाती सर्दियों में रोटी रोटी चिल्लाती हुई गलियों में पगलाई घूम रही थी जब राजा की जर्मन और स्विस पलटनों से उसकी मुठभेड़ हो गई। निकोलस को अब भी अच्छी तरह से याद नहीं कि उनमें कितने मरे और कितने जख्मी हुए थे। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसके सर पर बंदूक का एक कुंदा पड़ा था और उसे जब होश आया तो वह एक ऐसी अंधेरी, सीलन और बदबूदार तंग कोठरी में था जहां से उसे 14 जुलाई 1789 को ही मुक्ति मिली। यही वो कोठरी थी जहां मेरी निकोलस से पहली मुलाकात हुई थी। हुआ कुछ ऐसा कि मैं फ्रांसीसी क्रांति पर एक ऐसी किताब पढ़ रहा था जिसमें बहुत सी तस्वीरें थीं। इसमें एक पूरा अध्याय 14 जुलाई 1789 को बास्तिया के किले पर मजदूरों, किसानों और छोटे किरानियों के हमले पर था। बास्तिया पेरिस से थोड़ी दूर एक छोटा सा किला था जो वर्षों से खूंखार कैदियों को रखने के काम आ रहा था। इस समय स्वतंत्रता और समानता का नारा लगाते हुए रोटी रोटी चिल्लाते किसानों से खतरनाक कौन हो सकता था। मेरी जब निकोलस से मुलाकात हुई, किले का कमांडर दलों मारा जा चुका था। राजा के शस्त्रागार से लूटे गए शस्त्रों और अपने विशाल संख्याबल से जनता राजा के सिपाहियों के शस्त्र रखवा चुकी थी और वह शोर मचाती हुई मशालों की रोशनी में किले के छोटे छोटे तहखानों, कोटरों की तलाशी ले रही थी। मेरी नज़र हड्डियों की ऐसी ठठरी पर पड़ी जो सीधे खड़ी नहीं हो पा रही थी और जिसे कई लोग सहारा देकर चला रहे थे। उसने अपनी आंखें ढांप रखी थीं। ऐसा लग रहा था कि मशाल से पड़ने वाली रोशनी से उसकी आंखें चकाचौंध हो रही थीं। उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे एकबारगी उसकी तरफ आकर्षित किया। मैं टकटकी लगाकर उसे देखता रहा और जैसा कि ऐसे मौक़ों पर होता था वह मेरा दोस्त बन गया। उससे मेरा मतलब उसके भूत से था। निकोलस के भूत ने मुझे बताया कि बास्तिया के नर्क में उस जैसे बहुत से लोग थे जो बरसों से अंधेरी तंग कोठरियों में बंद थे। वे चलना फिरना भूल चुके थे और उनकी आंखें अंधेरे की ही अभ्यस्त हो चुकी थीं। इसलिए जब क्रांतिकारी जनता ने उन्हें आज़ाद कराया तो उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में दिक्कत हुई और जरा सी रोशनी से उनकी आंखें चौंधियाने लगती थीं। निकोलस ने मुझे बहुत कुछ बताया। फ्रांसीसी क्रांति के तमाम नायकों से मेरी मुलाकातें कराईं। जिन लोगों से मैं मिला उनमें रूसों, मॉन्टेस्क्यू और वाल्तेयर थे, लुई 16वां और मारी आंतुवानेट थे, टूरजो, नेकर और मिराबो थे। इतिहास की एक से एक शख्सियतें थीं जिन्होंने अगले 200 सालों तक मनुष्यता के इतिहास को प्रभावित किया था। उसने उन युद्धों, षड्यंत्रों, जन सैलाबों से मुझे परिचित कराया जिनका असर सिर्फ उस समय के फ्रांसीसी समाज पर ही नहीं पड़ा बल्कि पूरी दुनिया जिनके प्रभाव से वर्षों थरथराती रही। आजकल वो मारी आंतुवानेट के बारे में बता रहा था। मारी आंतुवानेट, वही दम्भी कुटिल रानी जिसने अपने सौंदर्य और षड्यंत्रों के बल पर राजा को बेबस कर दिया था और जिसका ये कथन कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिल रही तो केक क्यों नहीं खाते, जनता के गाल पर तमाचे की तरह पड़ा तो लेकिन उसने मुकुट राजा का गिराया। उसने रस ले लेकर मारी के बारे में महल में प्रचलित कहानियां सुनाई। वो प्रसंग भी हंस हंस कर सुनाता रहा जिसमें महल के कुछ दुष्ट षड्यंत्रकारी सामंतों ने एक धूर्त पादरी को मारी आंतुवानेट को एक महंगी भेंट देने के लिए उकसाया और फिर भेंट लेती रानी को पकड़वा दिया। रानी की कामुकता को लेकर महल और उसके चारों तरफ फैले वर्साए शहर में जो गीत दबे स्वर में गाए जाते थे वे भी उसने सुनाए। अब वो मारी को गिलोटिन पर चढ़ाए जाने की कथा सुनाने वाला था और इसे लेकर बहुत उत्तेजित था। अन्य कथाओं के बीच बीच में वह किसी मजे कथावाचक की तरह ये सूचना देता रहता था कि अभी तो मुझे उसने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, असली कथा तो अब आएगी। उसने मेरे अंदर यह जानने की उत्कट इच्छा पैदा कर दी थी कि कैसे एक अधखाया अधनंगा किसान क्रांति की लड़ाई में सिपाही बन बैठा और कैसे उसने एक कड़ी प्रतियोगिता में दूसरे सिपाहियों को पछाड़ते हुए मारी आंतुवानेट की गर्दन गिलोटिन पर काटने का सम्मान हासिल कर लिया। क्या मैं इस दिलचस्प गाथा से वंचित रह जाऊंगा? मैंने दफ्तर में बैठे बैठे सोचा कि अगर मैं मसूरी चला गया और किसी दूसरे गंभीर प्रोजेक्ट में लग गया तो इस कथा का क्या होगा? हालांकि मेरा पुराना अनुभव कहता था कि भूत समय का व्यतिक्रम नहीं मानते और किसी भी कथा के सूत्र कहीं भी छोड़कर कभी भी उठा सकते हैं। वे इतने पटु किस्सागो होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और कहानी अपनी पुरानी रफ्तार से चलने लगती है। इसके बावजूद मेरा अनुभव यह भी था कि कई मामलों में एक बार साथ छूटने के बाद फिर वे पकड़ में नहीं आते। अगर ऐसा इस भूत के साथ भी हुआ तो मैं फ्रांसीसी क्रांति की इस अद्भुत कथा से वंचित रह जाऊंगा। मैं कर भी क्या सकता था? ये तय था कि दुष्ट संपादक मुझे मसूरी भेजकर ही मानेगा। मैंने सब कुछ भूत के ऊपर ही छोड़ने की ठानी और अपने काम में डूब गया। घर लौटकर रात में जब मेरी मुलाकात भूत से हुई और उसने कहानी आगे बढ़ाई तो मैं इसी उलझन में था। कहानी सुनाते सुनाते अचानक भूत थे थका, उसका स्वर कुछ धीमा हुआ और उसने पूछा, क्या हुआ दोस्त, कुछ अनने लग रहे हो?
मैं समझ गया कि वह क्षण आ गया है जब मैं उससे अपनी समस्या के बारे में प्रश्न कर सकता था। देखो, मुझे गलत मत समझना, मुझे तुम्हारी बातों में बड़ा मजा आ रहा है। अब तो कहानी का वह क्षण आने वाला है जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। रोटी मांगने पर केक खिलाने वाली रानी की गर्दन कटती और उसे तुम काटते, मजा आ जाता। पर दोस्त, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, शहर से बाहर। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए तुम इस कथा को यहीं रोक दो? लौटने के बाद फिर यहीं से शुरू करेंगे। मैंने देखा कि भूत का चेहरा लटक गया। बात संभालने के लिए मैंने कहा, या ऐसा करते हैं कि तुम भी साथ चलो, हिल स्टेशन चलेंगे, तुम्हारा साथ रहेगा तो और मजा आएगा, रास्ते में कहानी भी चलती रहेगी। भूत को बच्चों की तरह बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। मेरा दोस्त भी कोई अपवाद नहीं था। यह उसकी भलमनसाहत ही थी कि उसने सख्ती से कुछ नहीं कहा, पर नरमी से जो कुछ कहा उसका मतलब ये था कि कल किसने देखा है। कल का भरोसा उसने जीवित रहते नहीं किया, तो अब भूत योनि में जाने के बाद क्यों करेगा? रही बात बाहर जाने की, तो भूत बाहर सिर्फ विश्वासी लोगों के साथ ही जाते हैं। मेरे जैसे आदमी का क्या भरोसा जिसे भूतों के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं है। मुझे पहाड़ों पर कोई दूसरा भूत मिल जाएगा तो मैं उसकी दोस्ती में रम जाऊंगा और उसे भूल जाऊंगा। इससे अच्छा है कि वह यहीं रह जाए, और अगर मेरे लौटने तक उसे कोई दूसरा श्रोता नहीं मिला या मेरी उससे दोस्ती की इच्छा बरकरार रही तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने उसे बताने में जल्दी क्यों कर दी। अभी तो मसूरी के लिए निकलने में पूरे 48 घंटे बाकी थे। तब तक उससे इस दिलचस्प कथा के अगले हिस्से सुने जा सकते थे। हालांकि वह काटता बहुत था और कहानियों से कहानियां गढ़ता था, पर क्या पता वह इन 48 घंटों में उस बिंदु तक पहुंच ही जाता जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, यानी रानी मारी अंतुवानेत की गिलेटिन पर कटती हुई गर्दन और दर्प, विस्मय तथा भय से भरी आंखों वाला कटा सर, गिलेटिन के सामने छटपटाकर शांत होता धड़, गिलेटिन के पीछे और गिलेटिन का लीवा हाथ में पकड़े हुए सिपाही में तब्दील एक किसान जो काम खत्म होने के संतोष के अलावा दुख और घृणा के साथ अपने माथे का पसीना पोंछ रहा है। इस दृश्य में मैं अपने दोस्त का 200 साल पुराना चेहरा देखना चाहता था। जिस तरह से वह कहानी बुनता था उसमें उम्मीद तो कम थी, पर क्या पता हम अगले 48 घंटों में वहां तक पहुंच ही जाते। बहरहाल अब किया ही क्या जा सकता था। शायद उसे मेरी बेवफाई की फितरत का सही अंदाज था। उसका शक सही था। पहाड़ पहुंचने के 2-1 दिनों के अंदर ही मेरी दोस्ती 2 भूतों से हो गई, जिनमें एक स्त्री भूत थी, और जैसा मैं ऊपर निवेदन कर चुका हूं, मैं उसे भूतनी नहीं, भूत ही पुकारूंगा। मुलाकात के बाद मैं उसमें इतना रम गया कि अपने इस मित्र को लगभग भूल सा गया। इस भूत से मिलने की कथा भी बड़ी दिलचस्प है, और बिना आपको सुनाए कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं मई के पहले हफ्ते में मसूरी पहुंचा था और उस समय मसूरी भीड़ से पटी पड़ी थी। कंधे से कंधा छिल रहा था। टैक्सी से उतरते ही मेरा मूड ऑफ हो गया। इस भीड़ में काम क्या हो पाएगा? मेरे हाथ में जो प्रोजेक्ट था उसके लिए सन्नाटा और एकाग्रता दोनों जरूरी थी। चलो 2-1 दिन घूम घाम कर लौट जाएंगे, संपादक की बात भी रह जाएगी और कुछ तफरी भी हो जाएगी। मैंने सोचा, अगली बार बड़े दिन की छुट्टियों में आऊँगा। बेटे की छुट्टियां होने के कारण बीवी भी आ सकेगी और सर्दियों में भीड़ भाड़ न होने के कारण मसूरी में काम करना भी आसान होगा। मैंने कुली से सामान किसी होटल में ले चलने के लिए कहा। कुली मेरा सामान पीठ पर लादे कई होटलों में गया, पर जगह कहीं नहीं थी। होटलों के रिसेप्शन पर बैठे लोग सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, घुसते ही सर हिलाने लगते थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद कुली मुझे इस खटारा से होटल में लेकर आया, जहां एक छोटे से सीलन भरे कमरे में, जिसमें पहले से ही एक दूसरा मुसाफिर ठहरा हुआ था, मुझे एक चारपाई और सामान रखने भर की जगह मिल सकी। होटलों की तलाश में कई घंटे पैदल चलने ने मुझे इतना थका दिया था कि जैसे ही इस होटल में बिस्तर पर लेटने की संभावना दिखाई दी, मैंने कमरे की सीलन और उसके साथ जुड़े बाथरूम की बदबू नज़रअंदाज की, कमरे में मौजूद दूसरे बिस्तर पर बेसुध लेटे व्यक्ति पर उचटती हुई नज़र डाली और खुद भी जिन कपड़ों में वहां तक पहुंचा था उन्हीं में अपने बिस्तर पर लुढ़क गया। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर सोया। जब उठा तो अजीब तरह का आलस बदन पर तारी था। मेरे सिर के ठीक सामने कमरे की बड़ी सी खिड़की थी जिससे शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थीं। मैं जब बिस्तर पर गिरा था तब सूरज डूबा नहीं था। इसका मतलब मैं कई घंटे सोता रहा था। कमरे में नीम अंधेरा था। हल्के टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में कुछ समय लगा ये देखने में कि कमरे के दूसरे बिस्तर पर कोई बैठा था। मैं आपके उठने का इंतजार कर रहा था। अपना सामान चेक कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ। मैंने अनमने भाव से कमरे के उस कोने पर नजर दौड़ाई जहां सामान पटक कर मैं बिस्तर पर लेटा था। मेरे दोनों सूटकेस और कपड़े का झोला वहीं पड़े थे।
मैंने औपचारिकता में पूछा, आप मसूरी से जा रहे हैं? मसूरी से नहीं, सिर्फ इस होटल से जा रहा हूँ। कोई बेहतर जगह मिल गई? मैंने सोचा कि मेरी तरह मसूरी में ये भी इस घटिया होटल में आ गया था और अब ठीक ठाक जगह मिल जाने के कारण जा रहा है। अजी, इतने पैसे में इससे अच्छा होटल कहाँ मिलेगा? जहाँ जा रहा हूँ वह भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ कमबख्त भूत से तो छुटकारा मिल जाएगा। भूत से? यहाँ कोई भूत भी रहता है? मैं खुशी से चिहुका। हाँ जी, रात भर ससुरे ने सोने नहीं दिया। पूरी रात घोड़े की टाप सुनाई देती रही। मैं तो रात ही में भाग जाता, पर कमबख्त होटल वाले ने नीचे से दरवाजा बंद कर रखा था। चलो अब मजा आएगा, मैंने उसकी घबराहट का आनंद लेते हुए कहा। मजा आएगा? आपको भूत से डर नहीं लगता? डर? डर किस बात का? भूत तो मेरे दोस्त हैं। मेरे रूममेट का मुंह खुल गया था और वह आश्चर्य से मुझे परख रहा था। इस बीच उसने दोनों हाथों में अपना सामान उठा लिया था। भूत तुम्हारे दोस्त हैं? दोस्त? मैं तो खुद ही एक भूत हूँ। मेरे मुंह से निकल तो गया, पर जिस तरह गिरते पड़ते अपने सामान के साथ वो कमरे से भागा, उसे देखकर मुझे उस पर तरस भी आया और हंसी भी। उसके निकल भागने के बाद मैं देर तक हंसता रहा। दरअसल ये लोग जो भूतों के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, उनसे सिर्फ डर सकते हैं, मेरी तरह उनसे दोस्ती नहीं कर सकते। कमरे में अकेले होते ही मैंने भूत की तलाश शुरू कर दी। कैसा है? कहाँ है? भूत योनि में कब से है? तमाम प्रश्न थे जिनके उत्तर तलाशने थे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि भूत है किसका। भूतों से मेरी दोस्ती तभी शुरू होती है जब कुछ बुनियादी सूचनाएं मेरे पास हों। सूचनाएं किसी किताब से हासिल हो सकती थी या फिर कोई किस्सागो दे सकता है। एक बार भूत की शक्ल, सूरत या जन्म मृत्यु से परिचित होते ही फिर मुझे किसी तीसरे की जरूरत नहीं रह जाती है। फिर तो भूत होता है और मैं। भूत से अच्छा किस्सागो नहीं होता और मुझसे अच्छा श्रोता भी दुर्लभ है, लिहाजा दोस्ती और कहानी चल निकलती है। इस भूत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मुझे देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। पहला बेरा जो कमरे में घुसा वही मेरी शंका समाधान के लिए पर्याप्त था। भाग गए साहब? उसने कमरे के खाली बिस्तर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, किसी भूत का जिक्र कर रहे थे। मैंने उसके हाथ से चाय का प्याला ले लिया। कहाँ है भूत? अरे साहब, आप आराम से रहिए, कोई भूत वूत नहीं है। भूत नहीं है तो मैं क्या करूंगा रहकर? मैं तो भूत की वजह से ही आया था। आप भूत से मिलने आए हैं? अखबार वाले हैं क्या? मेरे हाँ में सर हिलाने पर उसने ट्रे मेज पर रख दिया। अखबार वाले कभी कभी आते हैं कप्तान साहब के बारे में जानकारी हासिल करने। इस होटल की खिड़कियों से मैंने देखा है कप्तान साहब को घोड़े पर सवार अपनी कोठी की बाहरी दीवार पर टप टप की आवाज करते। मेरी तो फोटो भी उतार कर ले गए हैं कई बार, कई अखबारों में छपी भी। कल दिखाऊंगा आपको, उसने गर्व से कहा। इसके बाद काफी देर तक एक दूसरे के धैर्य की परीक्षा ली गई। मैं बार बार उससे इसरार करता रहा कि वह मुझे कप्तान साहब के भूत से मिलवा दे जिसका जिक्र अभी अभी उसने किया था, और वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर इसे टालता रहा। साहब सिर्फ उजाले पक्ष में आता है। आपको 7-8 दिन बाद आना पड़ेगा, तब आप उसे अपना घोड़ा टप टप दौड़ाते हुए देख पाएंगे। एक बार मुझसे दोस्ती हो जाएगी तो अंधेरी रातों में भी साहब आ जाएगा। नहीं, अंधेरी रात में नहीं आएगा। फिर कल इस कमरे में उसके घोड़ों की टाप कैसे सुनाई देती रही कि बेचारा भला आदमी भाग गया। अरे ये तो डर गए थे। किसी से सुन लिया था कि यहाँ भूत आता है तो खिड़की दरवाजे बंद करके सोए। सपने में टप टप सुनकर डर गए होंगे। साहब तो उजाले पक्ष में ही आता है, खास तौर से पूरे चांद की रात आपको घोड़ा दौड़ाता दिखेगा। अरे भाई, मेरे पास तो भूत कभी भी आ सकते हैं। इस तरह के कुछ वाक्यों के आदान प्रदान से मैं समझ गया कि भूत से ज्यादा कठिन इस बेएरे से निपटना है। पहाड़ों पर भी अर्थशास्त्र पहुंच गया था, खास तौर से मसूरी जैसे हिल स्टेशनों पर तो सिर्फ अर्थशास्त्र ही बचा था। भूत के बारे में जानकारी फोकट में नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट हो गया। मैंने बेएरे को अपनी शाम के लिए एक बोतल रम लाने को कहा और उसे इतना पैसा दिया जिसमें 2 बोतलें आ सके, और बिना किसी लाग लपेट के ये बता दिया कि दूसरी बोतल उसके लिए है। इसके बाद चीजें आसान हो गईं। वह मुझे कमरे की खिड़की के पास ले गया और उससे बाहर झांकते हुए थोड़ी दूर पर स्थित एक विशाल हवेली की तरफ इशारा किया। शहर चारों तरफ बिजली के लट्टुओं की रोशनियों से जगमगा रहा था। इन रोशनियों के बीच खंडहर में तब्दील होती यह हवेली किसी बीमार की तरह पीली और उदास लग रही थी। मैं समझ गया कि दूसरे भूतों की तरह ये भूत भी खंडहरों का शौकीन है। पता नहीं ये भूत खंडहरों को ही क्यों पसंद करते हैं। वे चाहें तो आलीशान मकानों को भी अपना डेरा बना सकते हैं। वे चाहे तो क्या नहीं कर सकते, पर शायद वे मानते हैं कि दुनिया में रहने वाले जीवित लोगों को अच्छे मकानों की ज़्यादा ज़रूरत है। उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है,
किसी खंडहर के कोने अंतरे में लटके रह सकते हैं। दूसरों की सुख सुविधा के लिए खुद को आराम से वंचित रखना कोई भूत से सीखे। इस विशाल हवेली, जो इस समय मुकदमेबाजी से पस्त है, के बड़े से फाटक पर एक पत्थर लगा है जिस पर उसके बनाने वाले ने बड़े प्रेम से एक इटालियन संगमरमर पर इमारत का नाम खुदवाया था। 150 सालों की गर्द गुबार चढ़ने के बाद भी अगर थोड़ा सा खुरचा जाए तो अभी भी इस नाम को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। बेयरे ने मकान के नाम का जो उच्चारण किया वह मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैं सिर्फ इतना ही समझ पाया कि कोई विदेशी नाम है और बेयरा उसका गढ़वाली संस्करण पेश कर रहा है। मैं बहुत परेशान इसलिए नहीं हुआ कि सही नाम तो भूत बता ही देगा। भूत के नाम का भी गढ़वालीकरण हो गया था। ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि जिन सज्जन को वह कप्तान साहब कह रहा था वह अंग्रेजी फौज के कैप्टन थे। आज के कैप्टन नहीं, जहां तक पहुंचने में इस समय हिंदुस्तानी फौज के अफसरों को 4-5 साल लगते हैं। उस जमाने के कैप्टन, जब इस पद पर ज्यादातर अफसर अपनी उम्र की ढलान पर पहुंचते थे। जिस भूत को वह कप्तान जंग का भूत कह रहा था वह तो मुझे उससे मुलाकात के बाद पता चला कि वह कैप्टन यंग नामक आयरिश अफसर का भूत था, और जो अपने गोरखा सिपाहियों के बीच इतना लोकप्रिय था कि उसके सिपाही उसे यंग की जगह जंग और जंग से भी ज्यादा जंग बहादुर कहकर पुकारते थे, और जो लड़ाई के मैदान में उनसे तेज आवाज में आयो आयो रे गोरखाली का रंघोष करता था, और जो विजयादशमी के दिन अपनी खुखरी से उनसे अधिक प्रवीण तरीके से भैंसे की मोटी गर्दन एक बार में उड़ा देता था। ये तीसरी गुरखा पलटन थी जिसे अंग्रेजों ने खड़ा किया था और जिसकी पहली कमान कैप्टन यंग ने संभाली थी। मैंने बाजार से रम लेकर लौटे बेयरे से कैप्टन यंग का कोई फोटो दिखाने के लिए कहा। बेयरा काफी देर तक घूम घाम कर असफल लौट आया। चूंकि बिना पूरे हुलिये की जानकारी के किसी भूत से मेरी दोस्ती नहीं हो पाती, इसलिए यह बहुत जरूरी था कि मैं उसकी शक्ल सूरत से वाकिफ होऊं। मैंने चौकीदार से कैप्टन यंग के चेहरे मोहरे की जानकारी देने को कहा, क्योंकि उसने शुरू में ही दावा किया था कि वह हर चांदनी रात में सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए यंग के भूत को देखता है, पर अपने खौफजदा चेहरे और आंतकित आंखों से उसने सिर्फ इतना ही कहा कि काला लबादा ओढ़े भूत को ऊंचे घोड़े पर सवार टप टप दौड़ते हुए उसने हमेशा पीछे से देखा है। सामने से भूत को देखने की ताब किसमें है? भूत अपनी जीवित अवस्था में कैसा था, इसे जानने का एक ही तरीका था कि शहर के इतिहास पर लिखी गई कोई ऐसी किताब हाथ लगती जिसमें कैप्टन यंग की तस्वीर हो। मैं फौरन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। साथ में सोडा लेंगे या सिर्फ पानी लगाऊं? आसपास कोई किताबों की दुकान है? बेयरे ने अचकचा कर मुझे देखा। शराब और किताब में क्या संबंध हो सकता है, उसकी समझ में नहीं आया। किताब की कोई दुकान खुली होगी इस समय? मैंने उतावली से पूछा। 8 बज रहे थे और मई का महीना होने के बावजूद दोपहर बाद हुई बारिश से खासी ठंड थी और इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मसूरी में इस समय कोई दुकान खुली होगी, पर मैं बाहर निकल आया। मेरा होटल जहां था वह जगह मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर थी। एक पतली सी गली आगे चलकर सड़क से मिलती थी। मैं बाहर निकला तो गली एकदम सुनसान थी। तेज हवाओं में ठंडी नमी घुली हुई थी जो थपेड़ों की तरह मेरे चेहरे से टकरा रही थी, और एक बार तो मेरे मन में आया कि वापस अपने कमरे में भाग जाऊं, लेकिन भूत से मिलने की उत्तेजना ने मुझे बाहर दूर तक चलने के लिए प्रेरित किया। मेरा पुराना अनुभव है कि जब मैं किसी भूत से मिलने को मन से उत्सुक होता हूं तो भूत मेरी मदद करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। निर्जन माल रोड पर जब कोहरा बूंद बूंद कर ठंड की शक्ल में टपक रहा हो और जब स्ट्रीट लाइट से झरने वाले प्रकाश की किरणें सड़क से 3-4 फुट ऊपर ही टंग कर रह जा रही हों और निर्जन बंद शटरों वाले बाजार में आपको दूर दूर तक कोई न दिख रहा हो, उसी समय अगर दूर एक दुकान पर कोई बूढ़ा आदमी अपनी दुकान का शटर गिराता सा दिखे, तब आप क्या सोचेंगे? यही न कि कोई आपके ही इंतजार में था, और ऐसा नहीं कि वह निराश होकर जा रहा है, वह तो सिर्फ बाहर सड़क पर खड़ा होकर शटर गिराने का अभिनय कर रहा है ताकि आप उस आदम न आदमजात बाजार में भी उसे देख लें और कहीं दूर से ही वापस न लौट जाए। जाहिर है कि ऐसी दुकान उसी चीज की होगी जिसकी आपको तलाश है। इस दुकानदार ने कोई सपना नहीं देखा होगा कि आप उसे ढूंढते हुए ऐसे एकांत समय में उसके पास आएंगे। निश्चित रूप से आपके मित्र भूत ने ही उसे ये बताया होगा और प्रेरित किया होगा कि जब पूरा बाजार शटर गिराकर सर्दियों की मार से बचने के लिए लिहाफ में दुबक जाए, ये बूढ़ा आदमी भूख और अपनी बुढ़िया की प्रतीक्षारत चिंतित आंखों की उपेक्षा कर अपनी दुकान में आखिरी ग्राहक के रूप में आपका इंतजार करे। कम से कम मैं तो यही मानता हूँ। पिछले बहुत सारे अनुभवों की तरह यहाँ भी मैं गलत नहीं हो सकता। मैं करीब पहुंचा तो बूढ़े ने ताले पर फिरती उंगलियां रोक दी। उसके हाथ में कोई चाबी नहीं थी। साफ था कि वह शटर गिराकर ताला बंद करने का अभिनय सिर्फ समय काटने के लिए कर रहा था। जैसे ही मैं उसकी तरफ मुड़ा, उसने बिना कुछ कहे सुने ताला शटर के छेद से बाहर निकाला और शटर ऊपर उठा दिया। बहुत देर कर दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
शायद बूढ़े को किसी जवाब का इंतजार भी नहीं था। वह शटर उठाकर दुकान के अंदर घुसा। अंदर की बत्तियां जल रही थी, जैसे कोई जानता था कि अभी फिर दुकान खुलेगी, कोई चीज़ बिकेगी और तब दुकान बढ़ा दी जाएगी। मैं बूढ़े के पीछे पीछे अंदर घुसा। बिना दुकान का बोर्ड देखे मैं ये जानता था कि यह किताबों की दुकान होगी और यह किताबों की ही दुकान थी। बूढ़ा एक तरफ खड़ा हो गया और उदास नज़रों से मुझे रैक में लगी किताबों पर दृष्टि दौड़ाते देखता रहा। काफ़ी समृद्ध दुकान थी, साहित्य, कला, इतिहास और दर्शन शास्त्र जैसे खानों में बटी हुई। मुझे पता था कि मेरा भूत किसी इतिहास की किताब में छुपा होगा, इसलिए मैं इतिहास वाली रैक के सामने जुट गया। काफ़ी देर तक मैं अपने मतलब की किताब नहीं तलाश पाया और मैंने बूढ़े की तरफ ये जानने के लिए देखा कि वह मेरी उपस्थिति से छुटकारा तो नहीं पाना चाहता है। उसका चेहरा पहले की ही तरह निर्विकार था, लेकिन उसके हाथों में एक मोटी जिल्ददार किताब थी जिसे इस बीच उसने न जाने कहाँ से निकाल लिया था। उसने किताब मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने किताब की कीमत चुकाई और बिना उसे उल्टे पुल्टे बाहर निकल आया। मुझे पता था कि जिस भूत से मेरी मुलाकात होनी है वो इसी किताब में मौजूद है। सड़क पर ठंड के कारण सन्नाटा तो था ही, अंधेरा भी कोहरे से लिपटा हुआ बूंद बूंद कर पानी की शक्ल में टपक रहा था। रही सही कसर सर्द हवा के थपेड़े पूरी कर रहे थे। इन सब से बचने के लिए मैं लगभग दौड़ता हुआ अपने होटल में लौटा। मैंने अपने कमरे में पहुंचते ही ओवरकोट उतारकर कुर्सी पर फेंका, अपने लिए एक बड़ा पहिया बनाया और किताब लेकर रजाई में घुस गया। किताब देहरादून के सैनिक इतिहास पर लिखी गई थी। मैंने बेचैनी से उसके पन्ने पलटने शुरू किए और जल्दी ही मुझे अपनी बेचैनी का जवाब मिल गया। किताब के बीच में मोटे 8 पन्ने चित्रों से भरे थे और उनमें से तीसरे ही चित्र पर मेरी आंखें टिक गईं। 35-40 की पकी उम्र को छूती हुई एक गर्वीली काया, दोनों कानों के कुछ नीचे तक चौड़े गलमुच्छों और हल्के से बाहर निकले पेट पर ब्रीचेस डाटे, घुटनों तक के लॉन्ग बूट के ऊपर फ्रॉक कोट और कमर से लटकी जमीन को छूती तलवार के साथ पूरे पृष्ठ पर टंकी हुई थी। नीचे बोल्ड में छपा था, कैप्टन यंग, 3वीं गोरखा रेजिमेंट के प्रथम कमांडेंट। मैं काफ़ी देर तक कैप्टन यंग की तस्वीर निहारता रहा। सब कुछ बड़ा ही भव्य और सम्मोहक था। तस्वीर थी ही ऐसी कि लगा बोल पड़ेगी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि बोलने को आतुर यह व्यक्ति भूत बन गया था। ऐसे व्यक्ति बोलने को आतुर होते ही हैं। कम से कम मेरा मानना यह है कि मेरी संगत में आते ही ऐसे लोग बोलने के लिए बेताब हो जाते हैं। वे भूत होते ही इसलिए हैं कि मेरे दोस्त बन जाएं और दोस्त होते ही मुझसे बतियाने लगते हैं। उनके बोलने से ही मेरी कहानी आगे बढ़ती है। गोरखा पलटनों का इतिहास पढ़ते हुए एक सैनिक इतिहासकार ने इस दिलचस्प विरोधाभास की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक बड़ा हिस्सा उस नेपाल से आता था जिसके शासकों ने प्राणपण से प्रयास किया कि गोरों की परछाई भी उसके भूभाग और प्रजा के आसपास न फटक पाए। दुनिया के सैनिक इतिहास में शायद ये पहला उदाहरण है जहां पहले दो कौमों में घनघोर युद्ध लड़ा जाता है और फिर लड़ाई के फौरन बाद पराजित लड़ाके विजेता फौज के सबसे महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। गुरखे 1815 में अपने बहादुर नायक अमर सिंह के नेतृत्व में जनरल ऑक्टरलोनी की अपने से कई गुना बड़ी फौज से हारे जरूर, पर उन्होंने अंग्रेजों से अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। शुरू में जो 4 गोरखा पलटनें खई हुई उनमें से 3वीं पलटन को पहले कमांडेंट के तौर पर कैप्टन यंग मिला। ये सारी पलटनें लोकल इन्फेंट्री कहलाती थी और वेतन तथा भत्तों में नियमित पलटनों से थोड़ा कमतर थी। कैप्टन यंग के भूत से मिलने के पहले जो तैयारी जरूरी थी वह मैंने अगले 2-3 घंटों में पूरी की। बेयरे के बयान के मुताबिक आधी रात के आसपास घोड़े की टापों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और तभी हिम्मत वालों को घोड़े पर सवार कैप्टन यंग का भूत दिखाई देता है। कमजोर दिल वाले होटल के कर्मचारी और मुसाफिर तो टापों की आवाज़ें सुनते ही अपने बिस्तरों में रजाई ओढ़कर दुबक जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट पर जो किताब मैं लाया था उसे अगले कुछ घंटों में मैंने ख़त्म कर दिया। गुरखों, कैप्टन यंग और उनकी 3वीं पलटन, जिसे सिरपुर बटालियन भी कहते थे, के बारे में मुझे इतनी जानकारी मिल गई थी कि मुझे पूरा विश्वास था कि कैप्टन यंग से मेरी खूब छनेगी। मेरा विश्वास सही साबित भी हुआ। मैंने लौटकर कमरे में ही अपना खाना मंगा लिया था और किताब शुरू करने के पहले अपना पहला पैक भी बना लिया था, पर जब तक किताब खत्म हुई मेरा भोजन और पेय अनछुआ पड़ा रहा। बेयरे के मुताबिक पूरे चांद की रात 12 बजे के बाद मलिंगा नाम की इस कोठी के खंडहरों की छत पर काले रंग के एक ऊंची काठी वाले घोड़े पर सवार जंग बहादुर का भूत दिखता है। यदि आप किसी खिड़की दरवाजे के पीछे सटकर स्थिर खड़े हो जाएं और ध्यान से देखें तो पहले काफी देर तक यह आकृति स्थिर खड़ी दिखती है। फिर किसी बेचैन आत्मा की तरह सवार अपने घोड़े को एड़ मारता है और मलिंगा की छतों, दीवारों, दालानों और खाली भरी जगहों पर घोड़ा और उसका सवार दौड़ते ही रहते हैं।
बेयरे का दावा था कि उसने खुद अपनी आंखों से हर पूर्णिमा को ये दृश्य देखा है। कई बार तो उसने देशी विदेशी पत्रकारों को भी ये दृश्य दिखाया भी है। मसूरी की उस रात होटल के साधारण से कमरे में मैं पूरी खिड़की खोले नीम अंधेरे में डूबी एक ऐसी इमारत को निहार रहा था जिसे 150 साल पहले आयरलैंड के मलिंगर नामक कस्बे से आए कैप्टन यंग ने 20 साल से अधिक समय तक अफगानिस्तान से लेकर कुमाऊं और गढ़वाल की पहाड़ियों में लड़ते लड़ते थक गए अपने शरीर को आराम देने के लिए बनवाया था। यह उन दिनों की बात है जब मसूरी अभी बस ही रही थी और मलिंगर उसकी पहली इमारतों में एक है। आज खंडहर हो चुकी इस इमारत को देखकर भी इसके भव्य अतीत का अनुमान लगाया जा सकता था। यंग को ये जगह इतनी पसंद आई कि उसने रिटायरमेंट के बाद आइलैंड वापस लौटने का इरादा छोड़ दिया और यहीं बस गया। खुली खिड़कियों से ठंडी हवा के थपेड़े अंदर आ रहे थे और बर्फानी सलाखों से सटा मेरा चेहरा सुन्न सा हो रहा था। ठीक 12 बजे मुझे मलिंगर की छत पर एक आकृति उभरती सी दिखी। अगर मुझे यंग का इंतजार न होता तो मैं उसे खंडहरों का ही एक हिस्सा समझता, पर नहीं। थोड़ी देर नजरें गड़ाते ही मुझे एक विशाल घोड़ा और उस पर बैठे बड़ी कदकाठी के सवार की आकृति साफ दिखने लगी। मैं जिस कुर्सी पर बैठा था उसे लगभग धकेलता हुआ बाहर भागा। पूरे होटल में सन्नाटा था। पहली मंजिल के सूने गलियारे को लगभग दौड़ते हुए पार कर सीढ़ियों से मैं नीचे उतरा। नीचे रिसेप्शन पर एक अधेड़ सा आदमी ऊँघ रहा था। उसके सामने सोफे पर एक बेयरा सोया पड़ा था और सर्दियों से बचने के लिए बाहर का दरवाजा पूरी तरह बंद था। मेरे दरवाजा खोलने तक उन दोनों को पता नहीं चला, पर जैसे ही मैंने सिटेकनी गिराई, खट की आवाज ने दोनों को चैतन्य कर दिया। उनके प्रश्नों का उत्तर सिर्फ हाथों को हिलाते हुए देकर मैं कमरे के बाहर टपकती हुई नम बूंदों वाले ठंडे कोहरे में समा गया। जय गोरख हुजूर। जैसे ही मैंने गोरखों का पारंपरिक अभिवादन किया, कैप्टन यंग जंग बहादुर बन गया और घोड़े से कूदकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। फिर शुरू हुई लंबी बातें। दूसरे भूतों की तरह ये भूत भी बातूनी था, फौजी था, इसलिए कड़क और सनक से भरपूर। उसने कितनी बातें की, दुनिया जहान की बातें। फौजियों की तरह ज्यादातर बातें युद्धों की, शूरमाओं की और युद्धस्थल पर बिछड़ने वाले अपने साथियों की। उसने मलाउन की पहाड़ियों पर जनरल ऑक्टरलोन के नेतृत्व में लड़े गए लोमहर्षक युद्ध के विवरण सुनाए, जिसमें पहली बार गोरखों की बहादुरी के दृश्य उसने देखे थे और जो अब भी उसकी स्मृति में टंके हुए हैं। 1815 की शुरुआत में गोरखा जनरल अमर सिंह को हराकर ऑक्टरलोन ने जो जंग जीती, उसने अंग्रेजों को गोरखा पलटने खड़ी करने की प्रेरणा दी और कैप्टन यंग को इनमें से एक की कमान संभालने का मौका दिया। उस लड़ाई में कैप्टन यंग को जो जख्म लगे थे उन्हें वह अपनी कमान के गुरखों को प्रेम से दिखाता था और उन्हें अंग्रेजी में चुनिंदा गालियां देता था। गुरखे कभी बुरा नहीं मानते थे। उन्हें पता था कि उनका कमांडिंग अफसर उन्हें बेटा सिर्फ औपचारिक संबोधन के रूप में नहीं कहता, बल्कि सचमुच उन्हें अपने बेटे के रूप में मानता भी है। यंग उनके साथ मधु या छांग पीता, झामरे नृत्य करता और दशहरे के मौके पर शर्त लगाकर बलि के लिए बनी विशेष खुखरी से भैंसे की गर्दन पर वार करता। अक्सर शर्त भी वही जीतता। बहुत कम ऐसा हुआ कि उसके एक वार से किसी भैंसे का सर कटकर जमीन पर न लौटने लगा हो। गोरखों से उनकी भाषा खासकुरी में धारा प्रवाह बातें करता हुआ, शस्त्र पूजा करता, भैंसे का प्रसाद ग्रहण करता या रणभूमि में आयो रे गुरखाली का उद्घोष करते हुए हमला करता। यंग इतना अधिक गोरखा लगने लगा था कि उसके सिपाहियों ने उसका नाम भी गोरखा कर दिया था, पहले यंग बहादुर और फिर जंग बहादुर। यही जंग बहादुर उर्फ कैप्टन यंग मुझे न जाने कितनी देर तक मसूरी और गोरखों के किस्से सुनाता रहा। उसने मजे ले लेकर अपनी पत्नी के खींचने और लड़ने के किस्से सुनाए। जब उसने मसूरी में बसने और कोठी बनाने का फैसला किया था, बड़ी मुश्किल से उसकी आयरिश बीवी यहाँ रहने को तैयार हुई। उस बेचारी ने तो यंग की वर्दी पेटी टंगते ही आयरलैंड वापसी की योजना बना रखी थी। उसकी बात करते करते यंग उदास हो गया। मिसेज यंग मसूरी रुकी तो जरूर, पर अधिक दिन रही नहीं। अक्सर जब यंग लंबी घुड़सवारी या शिकार से लौटता, उसे कोठी के बाहर एक चट्टान पर उदास पश्चिम की तरफ टकटकी लगाए देखता। यंग को करीब आता देखकर वह फीकी सी हंसी हंसती, उसका बड़ा हाथ थामकर चट्टान से उतरती और अंदर चली जाती। यंग का फौजी मन बहुत बाद में समझ पाया कि वह अंदर ही अंदर घुल रही थी। जब उसने पहली बार बिस्तर पकड़ा और यंग लैंडोर से फौजी डॉक्टर लेकर आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह बहुत दिन जी नहीं पाई। यंग को दुख है कि उसका गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ था और आज भी हर पूर्णिमा को यंग चिरौरी करता है, लेकिन वो भूत योनि में भी मलिंग के खंडहरों में आने को तैयार नहीं होती। यंग को और भी बहुत से दुख थे। एक दुख तो ऐसा था जिससे मैंने हर जीवित फौजी को पीड़ित देखा है। पत्रकारिता के अपने अनुभवों से मैं कह सकता था कि फौजी सिविल शब्द का उच्चारण बड़े अपमान के साथ करते हैं।
उनके लिए दुनिया की हर खराबी के लिए सिविल यानी असैनिक जिम्मेदार हैं। यंग भी दुख के साथ बयान करता रहा कि कैसे सिविलियनों ने मसूरी बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि लैंडोर, जो उसके समय सिर्फ फौजी छावनी थी, भी अब कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। हर तरफ गंदगी है, पेड़ कट गए हैं और भीड़ में एकांत तलाशना मुश्किल हो गया है। यंग को अब के फौजी अफसरों से भी शिकायत है। यंग को अपनी पलटन के एक एक जवान का नाम याद था। उनके छुट्टी से लौटने पर उनका चेहरा देखकर वो बता सकता था कि उनके घर में क्या चल रहा था। आज अफसर अपने जवानों के सुख दुख में शरीक नहीं होते, वे उन्हें बेटा सिर्फ औपचारिकता में कहते हैं। इसीलिए जवान भी अफसरों की कद्र नहीं करते। पुराने फौजी की तरह यंग शिकायतों का पिटारा खोलता रहा और मैं सुनता रहा, और मुमकिन था कि मेरे पेट में जो थोड़ी बहुत शराब और खाना पहुंचा था वह अपना असर दिखाता और मैं सो जाता। पर तभी यंग ने एक ऐसा नाम लिया जिसको सुनने की मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी और जिसे सुनते ही मैं चैतन्य हो गया। सार्जेंट मेजर एल। जैसे ही कैप्टन यंग के मुंह से यह नाम निकला मैं सतर्क हो गया। सार्जेंट मेजर या करपोरल एल। मैं लगभग चीखा। तुम कैसे जानते हो एल को? यंग ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। पहले ये बताओ कि सार्जेंट मेजर या कापोरल एल का नाम यंग की शिकायतों में से निकला था। अपने बाद की पीढ़ी के फौजी अफसरों की शिकायत करते करते यंग ने सार्जेंट मेजर एल का नाम लिया, जिसे उसके अफसरों ने उसके हाल पर छोड़ दिया था। मजाल थी कि ऐसी कोई घटना उसकी पलटन में होती, यंग आसमान न उठा लेता, पर एल के अफसरों ने तो उसे सब कुछ अकेले ही भुगतने दिया। मुझे एल के बारे में बताओ। मैं चिरौरी पर उतर आया था। एल का रैंक था तो कापोरल ही। 14वीं लाइट कवेलरी में भर्ती हुआ था। मेरी पलटन में तो 2 सालों के लिए ही आया था और उसे लोकल प्रमोशन देकर सार्जेंट मेजर बना दिया गया था। तुम्हें पता नहीं कि उन दिनों पलटनों में कमांडेंट, एडजुटेंट, सार्जेंट मेजर और क्वार्टर मास्टर सार्जेंट यूरोपियन होते थे। मुझे पता था, लेकिन मैंने भूत को टोका नहीं। युद्ध और सेनाओं के इतिहास में तो मुझे पहले से ही दिलचस्पी थी, फिर इस मामले में तो मैंने वैसे भी खूब तैयारी की थी। मुझे पता था कि 1000 से ज़्यादा की जनशक्ति वाली पलटनों में जिम्मेदारी के सारे ओहदे यूरोपियन गोरों के पास ही रहते थे, पर मैंने उसे बोलने दिया। चूंकि नेटिव भले जमादार या सूबेदार के ओहदे तक पहुंच जाएं, उन्हें सार्जेंट मेजर या क्वार्टर मास्टर सार्जेंट नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए दूसरी पलटनों से यूरोपियन कापोरल या लांस कापोरल को लोकल प्रमोशन देकर 2-3 साल के लिए किसी पलटन में इन पदों पर तैनात कर दिया जाता था। मेरी समझ में आ गया था, कापोरल एल भी 14वीं लाइट कवेलरी से तीसरी गोरखा पलटन में इसी तरह आया होगा और फिर अपना समय काट कर वापस चला गया होगा। एल मेरा अच्छा ओहदेदार था, सख्त और कड़क। परेड ग्राउंड पर गोरखों का खून पी जाता था। शाम को उनके साथ शराब पीता था और खसकुरी में गाली गलौज करता था। 2 वर्षों में ही दक्ष हाथों से भैंसे की बलि देने लगा था। मैं परेड ग्राउंड के बाहर से उसे देखता तो मुझे अच्छा लगता था। पर तब तुम कहाँ थे? तुम्हारे पेंशन जाने के 20 साल बाद एल के पैर भारत की जमीन पर पड़े थे। यंग ने तरस खाते हुए मुझे झिड़का। मैंने पलटन खड़ी की थी। पलटन आज भी मुझे अपना पिता समझती है। आज भी उनके अफसर मेज के डाइनिंग हॉल में सबसे बड़ी तस्वीर मेरी है। आज भी जंग के मैदान में लड़के आयो रे गुरखाली के साथ साथ कप्तान जंग बहादुर की जय के नारे लगाते हैं। आज भी जब सुबह परेड ग्राउंड पर लड़के फालिन होते हैं, मैं बाहर खड़ा होकर उन्हें निहारता रहता हूँ। कप्तान उत्तेजित हो गया था। मैं समझ गया कि चुप रहने में ही भलाई है। काफी देर तक वो बकबक करता रहा। न जाने कितने अफसरों को उसने ब्लडी बास्टर्ड कहा, कितनों की तारीफ की, न जाने कितने युद्धों में मिली हार जीत का विश्लेषण किया, कितनी बार बताया कि अगर उसके पास कमान होती तो किस लड़ाई में कौन सी गलती नहीं होती और कैसे वो हार के जबड़ों से जीत खींच कर ले आता। मैं सुनता रहा और अपनी गलती पर पछताता रहा। भूत और खासकर फौजी भूत को कभी ऐसे नहीं टोकना चाहिए कि उसे लगे कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। एक ही चारा था कि उसे बोलने दिया जाए और बहला फुसला कर वापस अपने मतलब पर ले आया जाए। मैंने यही किया और घुमा फिरा कर उसे एल तक ले आया, हालांकि इसमें वक्त बहुत लग गया। तुम एल को कैसे जानते हो? मैंने एल के बारे में पढ़ा है। मुझे लगता है कि इतना अच्छा इंसान हत्यारा नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता कि एल अच्छा आदमी था? जितना पढ़ा और आज जितना आपसे सुना उससे तो यही लगता है। आप भी तो यही कह रहे थे। आपसे अच्छा पारखी कौन हो सकता है? मेरी चापलूसी से उसकी आवाज़ कुछ नरम पड़ी। सही कहते हो। एल जैसे मस्त मौला और बहादुर सिपाही किसी पलटन में कम ही होते हैं। तुम क्या पत्रकार हो? एल के बारे में जानकर क्या करोगे? मैं अपने अखबार में लिखूंगा। आपको क्या लगता है कि एल ने सचमुच कत्ल किया होगा? देखो, 100 साल बाद कुछ कहना बहुत मुश्किल है।
कम से कम मेरे लिए तो कुछ भी कहना संभव नहीं है, पर मुझे लगता है कि मेरी पलटन के उस बहादुर सिपाही के साथ न्याय होना चाहिए। शायद तुम कर सको। पर मैं शुरू कहाँ से करूं? कोई तो ऐसा चाहिए जो मेरी मदद कर सके। तुम पत्रकार हो, मेहनत तो तुम्हें ही करनी होगी। वो फिर उपदेश देने लगा। किसी दूसरे बूढ़े की तरह ये भूत भी नसीहतों से भरा था। वह देर तक आज के पत्रकारों की तुलना अपने समय के पत्रकारों से करता रहा। मुझे एहसास था कि उसे टोकने से कोई फायदा नहीं है। मैं चुपचाप सुनता रहा। शायद मेरे चेहरे की बेचारगी थी या फिर भूत को खुश करने के लिए मेरे द्वारा की गई बेइंतहा चापलूसी। भूत पिघल ही गया। देखो, मैं खुद उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि एला हत्यारा था या नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सच्चाई जानना इतना आसान है क्या? चलो तुम कोशिश करो। तुम कामयाब होगे तो मुझे भी खुशी होगी। मैं देखता हूँ कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। उसके बाद कैप्टन यंग के भूत ने जिस मदद की बात की वह बहुत आशा तो नहीं पैदा कर रहा था, पर मेरे पास विकल्प भी क्या था। उसने मुझे एक ऐसे भूत से मिलवाने का वायदा किया जो 1909 में जीवित था और जिसके सीने में ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें कैप्टन यंग बहुत कोशिश करके भी नहीं उगलवा सका था। मैं भी कोशिश करके देख सकता हूँ। वह लंबी रात जब तक बीती तब तक मैं बुरी तरह थक गया था। अभी आसमान के पूरब में हल्की लाली दिखी ही थी कि भूत की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ छलकने लगी थी। मुझे पता था कि उजाला भूतों का दुश्मन होता है, इसलिए मैंने एड़ लगाकर अपने घोड़े पर खंडहरों को फलाकते और हवा में विलीन होते कैप्टन यंग के भूत को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं जब थका मादा होटल के कमरे में पहुंचा तब मन में केवल एक इच्छा थी, बेसुध होकर बिस्तर पर गिर जाऊं और नींद मुझे अपने आगोश में ले ले। पर इस नए भूत की दोस्ती ने मेरी यह छोटी सी कामना पूरी नहीं होने दी। मेरे सिरहाने स्टूल पर एक डायरी रखी हुई थी। जब मैं गया था तो उस पर पानी का जग रखा था। लौटा तो जग गायब था और यह डायरी मौजूद थी। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे उत्सुकता से डायरी खोली। पहला पेज पलटते ही मैं उछल पड़ा। 14 अगस्त 1910 की पहली प्रविष्टि ने ही मेरी नींद उड़ा दी। स्पष्ट था कि मेरी सहायता करने के लिए भूत ये डायरी वहां रख गया था। इतने अच्छे दोस्त तो सिर्फ भूत ही हो सकते हैं, हर कदम पर आपकी मदद को तत्पर। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।